हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रोहित सिंगल। स्टूडेंट, हम ACCA का F9 पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हम स्टार्ट कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन की ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। अब हम 3rd क्लास डिस्कस कर रहे हैं, पेबैक पीरियड, जिसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये जो पहला जो टॉपिक है, मतलब पहला जो चैप्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का, ठीक है, वो बहुत ही बेसिक है। जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, मतलब कापलान में तो इसका नाम ही बेसिक है। तो अभी कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, मतलब डिफिकल्ट तो खैर आगे भी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पेबैक ही डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या फॉर्मूला था, जल्दी से बता दो मेरे को, रिवाइज करा दो। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बस यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह इनिशियल असेट कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और इनिशियल असेट कॉस्ट मतलब जो स्टार्टिंग में हम असेट या प्रोजेक्ट में जो पैसा लगा रहे हैं वो। कई बार इन जो EBIT अपॉन क्या करेंगे अपन, एवरेज असेट कॉस्ट। एवरेज कैसे कि ओपनिंग जो असेट की जो कॉस्ट है वो, इनिशियल जो असेट की कॉस्ट है वो, प्लस लास्ट में जो स्क्रैप वैल्यू होगी वो डिवाइड करके प्लस करके दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फिर हमने देखा था कि रिलेवेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था रिलेवेंट कैश जो कॉस्ट होती है उसका क्या मीनिंग होता है। तो आपको रिलेवेंट कॉस्ट का मीनिंग बताया था कि संक कॉस्ट जो है वो डूब गई कॉस्ट है, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब जो फ्यूचर के अंदर रिलेवेंट कॉस्ट मानी जाती है। ठीक है, इसके अंदर कि हम देखेंगे कि अगर हम ये काम नहीं करते, जैसे आप 1 घंटे मेरी क्लास अटेंड नहीं करके कुछ और काम कर सकते थे, तो वो काम नहीं कर पाए, तो वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी। ठीक है, एलोकेटेड ओवरहेड्स, तो हमने देखा था ओवरहेड से इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो एलोकेटेड ओवरहेड्स मतलब कि कंपनी जो है एडिशनल खर्चा नहीं कर रही है, एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, जो पुराने एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइड कर रही है, तो उसे बोलते हैं एलोकेशन, कि पुराने ओवरहेड्स को डिवाइड करना। तो उसको भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ हमने क्वेश्चन करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे पेबैक। पेबैक मतलब क्या है, ये भी बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा। पेबैक मतलब कि हमें असेट की जो कॉस्ट हम खर्च करेंगे वो कितने ईयर्स में हमारी रिकवर हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, पेबैक। पेबैक मतलब कि असेट की जो कॉस्ट हम खर्च करेंगे वो कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी, उसे क्या बोलते हैं, पेबैक बोलते हैं। सर क्या मीनिंग है इसका। जैसे मान लो हमारी असेट की जो कॉस्ट है वो है 1 लाख की। ठीक है, और हमारी असेट की जो कॉस्ट है वो 1 लाख है, मतलब हम 1 लाख इसमें खर्च करने का सोच रहे हैं। भाई कैपिटल बजटिंग डिसीजन असेट खरीदने के बाद थोड़ी ना लिया जाता है, असेट खरीदते टाइम लिया जाता है, और उससे पहले ले रहे हैं एक तरीके से, कि अभी हमने असेट को परचेज नहीं किया, उससे पहले सोच रहे हैं कि चलो एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं कि असेट खरीदना फायदेमंद है भी या नहीं है, असेट या प्रोजेक्ट। अब कॉस्ट है उसकी 1 लाख, इस प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो है 5 साल। हर साल जो कैश फ्लो होगा, लास्ट में जो वैल्यू थी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स CFAT वो होगा, सपोज करिए कितना, 50,000। अब आप मुझे बताओ इसका पेबैक क्या होगा, मतलब कितने साल में इस असेट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, कॉस्ट 1 लाख है, हर साल 50,000 मिलेगा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 मतलब कितने साल में असेट की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, 2 साल में रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पेबैक होता है। सर इसमें कुछ है क्या खास बात, सिंपल है, क्या है। अब अगर आप कोई फॉर्मूला याद करना चाहे, कोई रटने वाला स्टूडेंट है और वो फॉर्मूला सोच रहा है कि हम याद करेंगे, वैसे तो बहुत गलत बात है अगर वो फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा कॉस्ट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, या CFAT। कॉस्ट ऑफ असेट अपॉन CFAT मतलब एनुअल कैश इनफ्लोस। तो सर इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में, इतना इजी नहीं आता, लेकिन देखो इसके अंदर थोड़ा सा क्या है, घुमाने की कोशिश करता है, बट आप देखना आप घूमते हैं नहीं घूमते हैं।
अभी क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला सिंपल है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो। बट अगर इस फॉर्मूले को वो नहीं अप्लाई करवाना चाहे तो वो आपसे क्या करेगा, देखना वो कैसे खेलेगा आपके साथ। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख की, ठीक है सर, ले लेते हैं ईयर्स, असेट की जो लाइफ है, ठीक है, वो ले लेते हैं अपन, जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है वो दे रखा है, मतलब कैश फ्लो दे रखा है 30,000, 40,000, 60,000, इधर 30 कर देता हूं मैं, 20,000 और 10,000। अब बताओ, अब आपसे पूछ रहा है पे बैक क्या है। अब आप इसमें वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। सर क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखो पहले क्या था, हर साल कैश इनफ्लो इक्वल था, जैसे 50,000 पर ईयर 5 साल के लिए था। अब की बार कैश इनफ्लो को मैंने अलग अलग कर दिया, तो सोचो जरा क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा? वैसे बहुत सिंपल है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 30 + 40 70 + 30 1 लाख। मतलब अब हम बोलेंगे कि 1 लाख जो कॉस्ट है वो कितने साल में रिकवर हो जाएगी, पूरे के पूरे एग्जैक्ट 3 इयर्स में रिकवर हो जाएगी। तो ये 3 इयर्स क्या आ गया, इसका पे बैक पीरियड आ गया। पे बैक पीरियड हमेशा ईयर्स में निकलता है, ठीक है, कितने ईयर्स में कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, कितने ईयर्स में कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। ओके सर, और कोई एग्जांपल और लेते हैं। एक असेट है जिसकी कॉस्ट है 1 लाख जिसका ईयर्स मतलब लाइफ है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसका कैश इनफ्लो हर साल का दे रखा है आपको 30 40 70 और 31 30 60 20 और 10। चलो बताओ इसका पेबैक बताओ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ। 30 + 40 70, 70 + 60 130। अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि आंसर 2 से 3 साल के बीच में होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 साल में जो रिकवर हो रहा है वो 70 रिकवर हो रहा है, और टोटल 3 सालों में कितना रिकवर हो रहा है 130। मतलब आंसर किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में है, ठीक है। अब अगर आप सोचें तो कई लोगों ने निकाल भी लिया होगा, वैसे इसका आंसर है 2.5 ईयर्स, ठीक है। कैसे निकाला कि 1 लाख जो कॉस्ट है उसमें से 70,000 2 साल बाद रिकवर हो चुके हैं, तो कितने रिकवर होना बाकी है 30,000। 30,000 रिकवर होना बाकी है, वो कौन से ईयर में रिकवर होंगे, 3rd ईयर में। 3rd ईयर में टोटल कैश फ्लो कितना होगा 60,000 का, तो 0.5 आ जाएगा, है ना। तो 2 ईयर्स एंड 2.5 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स एंड, अच्छा ये 0.5 ईयर्स को अपन मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.5 × 12 कर लो तो ये 6 मंथ हो जाएगा। जब भी हमें कोई फिगर को मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो अपन उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथ में हो जाएगा। तो 2.5 ईयर्स इसका पे बैक है। वापस बताऊं, 30 + 40 70, 1 लाख की कॉस्ट थी, तो 1 लाख की कॉस्ट में से 70 रिकवर हो गया, तो कितना बाकी है 30,000। 30,000 कौन से ईयर में रिकवर होगा 3rd ईयर में। 3rd ईयर में टोटल कैश फ्लो कितना है 60,000। अब आप सोचो 60,000 जब पूरे के पूरे 1 साल में रिकवर हो रहा है तो 30,000 कितने टाइम में रिकवर होगा, आधे साल में। आधा साल मतलब 6 मंथ्स या 0.5 ईयर, एक ही बात है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और हल्का सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मेरे को पता है। ये कैश फ्लो है, बताओ इसका पेबैक पीरियड बताओ। वीडियो पॉज करके सोचो क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से इसका। देखो 2 साल में तो 80 रिकवर होगा, तो 2 साल तो नहीं हो सकता,
3 साल के अंदर 1,10,000 हो जाएगा रिकवर, ठीक है। तो मतलब आंसर किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में है। क्लियर। अब एग्जैक्टली निकालना है तो क्या बोलेंगे कि 1 लाख की कॉस्ट है, 2 साल में 80,000 रिकवर हो गया, तो कितना पैसा बाकी है, 20,000। ये जो 20,000 है वो कौन से ईयर में रिकवर होगा, 3rd ईयर में, ठीक है। और 3rd ईयर में टोटल रिकवरी कितनी है, 30,000, 20/30, तो 0.67 ईयर्स, मतलब 2.67 ईयर्स जो है 2.67 ईयर्स जो है उतने टाइम में हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। क्लियर क्या। अब देखो, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात क्या सीखनी है यहाँ पे, कि कोई फॉर्मूला तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझो, लॉजिक समझने से काम हो जाएगा। देखो, जैसे हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लिखते थे अपन, ईबीआईटी ऊपर लिखते थे, लेकिन मैंने आपको बताया था ईबीआईटी की जगह ईबीटी लिखे करो, क्योंकि इंटरेस्ट होता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो ईबीटी लेते हैं किसमें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। वैसे ही पेबैक में कौन सा लेते हैं प्रॉफिट, हम पेबैक में प्रॉफिट नहीं लेते हैं, पेबैक में क्या लेते हैं, कैश फ्लो। और वैसे बताया भी था मैंने आपको कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की एक लिमिटेशन थी, क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट ले रहा था। रिटर्न, ये ईबीटी क्या है, एक तरीके से अकाउंटिंग प्रॉफिट, क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है। लेकिन बढ़िया चीज क्या है कि आप क्या लो, सीफेट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो करके। कैसे हो जाएगा डेप्रिसिएशन का इफेक्ट जीरो, कि पहले डेप को लेस करो फिर डेप्रिसिएशन को ऐड करो। तो लेस करके ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि बीच में टैक्स का इफेक्ट कंसीडर करना होता है, इसलिए। ठीक है, तो पेबैक में हमेशा सीफेट लेना होता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अगर क्वेश्चन में हमें अब देखना पड़ेगा कि क्या दे रखा है, तो उस हिसाब से हमें यहां तक पहुंचना पड़ता है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स तक। सर क्वेश्चन कैसे होते हैं जरा ये भी दिखा दो, क्वेश्चन देखते हैं जरा कैसे होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को देखो जरा। An expenditure of $2 million is expected to generate a net cash inflow of $5 lakh each year for next 7 years. Payback period निकालना है। 2 मिलियन, अच्छा 1 मिलियन मतलब कितना होता है, 10 लाख, ये तो आपको पता ही है। तो 2 मिलियन मतलब 20 लाख। तो 20 लाख का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब 20 लाख की कॉस्ट होगी एसेट में, और हर साल 5 लाख का इनफ्लो होगा। तो पेबैक कितना होगा भाई इसका, 4 ईयर्स का। 20 लाख का आउटफ्लो होगा, ठीक है, और 5 लाख का इनफ्लो होगा। तो सर इसमें अपन ने फॉर्मूला क्या लगाया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। सर ऐसा क्यों किया, देखो इसलिए क्योंकि हर साल कैश इनफ्लो सेम है, 5 लाख ईच ईयर। लेकिन हर साल ऐसा, हर बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल है क्वेश्चन ये तो ना, ठीक है। तो 4 ईयर्स, ठीक है। जरा ये देखो 5th वाला क्वेश्चन। अ प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व स्पेंडिंग 1.8 मिलियन नाउ, मतलब 18 लाख आज खर्च करेंगे। एनुअल कैश फ्लो कितना होगा, 3,50,000। तो डिवाइड कर दो, और कैश फ्लो ही दे रखा है डायरेक्टली, तो मुझे वो सीफेट वाला लास्ट वाला दे रखा है अपने आप ही, जो चाहिए था, ठीक है। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 3,50,000, 5.142 ईयर्स, ठीक है। तो 5 ईयर्स 0.142, तो 0.142 को अगर मंथ में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इंटू 12 कर लो। तो 0.142 को 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मंथ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा तो निकाल देना मंथ में, वरना मत निकालना। क्लियर क्या। तो देखो जैसे इसने निकाल रखा है, 0.142 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो 0.7 मंथ राउंड ऑफ कर दिया 2 मंथ से, तो बोला 5 ईयर्स एंड 2 मंथ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो जरा। अ प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द एंड फॉलोइंग कैश फ्लो। अच्छा ये जीरो क्या दे रखा है, इसका क्या मतलब है बताओ। ईयर 0 मतलब होता है आज, और ये माइनस में क्यों दे रखा है, ब्रैकेट है ना, मतलब माइनस है। माइनस में इसके लिए दे रखा है, इसका मतलब ये आउटफ्लो है कि इतना पैसा लगाएंगे,
1900 लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे देखो सब चीज़ें सीखोगे, एक साथ तो सिखा नहीं सकते हैं ना। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे ना, मैं एक साथ इतना सारा बोल सकता हूँ। हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके सारी चीज़ें कंसिडर कर लेंगे। बस ये श्योरिटी है कि इन क्लासेस को देखने के बाद कुछ बचेगा नहीं किसी भी टॉपिक के अंदर। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सर ये बच गया। ठीक है, तो देखो आउटफ्लो कितना है। आउटफ्लो मतलब कॉस्ट ऑफ असेट होती है ये। आउटफ्लो मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ असेट। भाई आज आप असेट खरीदने का सोच रहे हो तो आज कितना खर्चा होगा? 1900 का। बट फ्यूचर में ये सारे फायदे होंगे। फर्स्ट ईयर का एंड हमेशा है ना, ये जो इनफ्लोज लिखे होते हैं ये एंड में लिखे होते हैं कि फर्स्ट ईयर के एंड में 300 का इनफ्लो होगा और ये कैश इनफ्लो है। अब चलो बताओ पेबैक कैसे निकालोगे इसका, क्या करोगे? अब हर साल का कैश इनफ्लो अनइक्वल है, सेम नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? इसको टोटल करके देखते रहो। 3 + 5 800, फिर 1400, 800 + 600 1400। कॉस्ट कितनी है? 1900। अगर मैं 1400 के अंदर 1800 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 2200। मतलब अगर आंसर देखा जाए तो 3 से 4 ईयर के बीच में है। ठीक है, कम से कम 3 साल लगेंगे, लेकिन 4 से कम लगेंगे, क्योंकि 4 सालों में तो 2200 की रिकवरी हो जाएगी और 3 सालों में 1400 की रिकवरी होगी। तो हम क्या बोलेंगे? 3 ईयर तो मिनिमम लगेंगे। 3 ईयर बाद कितने रिकवर हो जाएंगे? 1400 3 ईयर में रिकवर हो जाएगा ना। अपन को चाहिए कितने थे टोटल? 1900। तो फिर भी बाकी कितना रह गया भाई बताओ? 500 का। ऐसे बोल बोल के करो, ठीक है ना, रट्टेबाजी की जरूरत नहीं है कि सर इसका भी वही फॉर्मूला बता दो। ठीक है, लॉजिक्स के हिसाब से चलेंगे अपन। और 4th ईयर का इनफ्लो कितना है? 800। ठीक है, तो आप सोचो कि 500 की रिकवरी चाहिए और एक साल में 800 रिकवर हो रहा है। ठीक है, तो 500 अपॉन 800 करने से क्या पता लग जाएगा कि 800 में से 500 कितने टाइम में रिकवर होगा। 500 डिवाइड बाय 800 प्लस 3, 3.625 ईयर्स। तो वही बात, अब 0.625 ईयर्स को आप क्या कर दो? 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मंथ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इतना बड़ा सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, बट ये सब देखने की जरूरत नहीं है। अगर करना देखना चाहो तो देख सकते हो। मैंने आपको ये सिंपल लैंग्वेज में बता दिया यहीं पे। अब क्या है देखो, कई लोग ये जो लिखते हैं ना, ऐसे अपन लिख रहे हैं 300 + 500 800, 800 + 600 1400, 1400 + 600 1400 + 800 2200। जब प्रेजेंटेशन करनी होती है तो कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फालतू में कॉलम बना लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। जिसे क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे? 300 + 500 800 + 600 1400 2200 और 2700। तो ये कॉलम बन जाता है किसका? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है? चलो ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर ही लोगे, बताओ फिर भी करके जल्दी से बता दो। 3100 का आउटफ्लो है और फ्यूचर में ये सारे कैश इनफ्लो हो रहे हैं। तो वही क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का चाहो तो कॉलम बना लो साइड में। 1000 + 900 1900, 1900 + 800 मतलब 2700, 2700, 2700 + 500 3200। ठीक है, वैसे हालांकि मेरे को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है इसका, लेकिन फिर भी मैं बना लेता हूं। अब देखो कॉस्ट कितनी है एसेट की? 3100। बताओ कितने टाइम में रिकवर हो जाएंगे 3100? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 to 4 ईयर लगेगा, क्योंकि 3 ईयर में 2700 रिकवर हो रहे हैं, 4th ईयर में 3200। ठीक है, तो कम से कम 3 साल, 3 साल में 2700 रिकवर हो गए आउट ऑफ 3100। तो 3100 माइनस कितना? 2700, मतलब कितना रिकवर होना बाकी है? 400। और ये 400 कौन से ईयर में रिकवर होगा? 4th ईयर में। तो जब पूरे साल में 500 रिकवर होंगे तो उसमें से 400 कितने टाइम में रिकवर होंगे? ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे इसको कॉन्सेप्ट वाइज समझने की कोशिश करते हैं हम, है ना। तो आंसर शुड बी 3.8 ईयर्स। ठीक है,
3.8 ईयर्स। और ये पॉइंट एट को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो मंथ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो मंथ में भी निकाल सकते हो। तो एग्जैक्टली क्या आ जाएगा 3.8 ईयर्स। तो 0.8 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो अप्रॉक्स 9.6 मंथ या 10 मंथ है ना। अब देखो, अब हम देखते हैं कि पेबैक का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है कि भैया इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और हमारा कंक्लूजन क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस में बताऊं, सबसे बड़ी बात, ये सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों है सिंपल? क्योंकि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। इसमें हम एक चीज़ इग्नोर कर देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वो क्या होती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो हम इसमें जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर नहीं करते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है? क्योंकि ये कैश इनफ्लो यूज करता है लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज नहीं करता, तो ये अच्छी बात है। जैसे वो हमने देखा था ना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नुकसान क्या था कि वो अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज कर रहा था, लेकिन ये क्या यूज कर रहा है? कैश फ्लो। तो ये फायदे वाली बात है, ठीक है, क्लियर। तो कैश फ्लो यूज करना मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से अलाइंड है काम। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि देखो, अब सपोज करो दो आपके सामने प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, ठीक है। एक की कॉस्ट है 1 लाख, दूसरे की कॉस्ट है 1 लाख। एनुअल कैश इनफ्लो आ रहा है 20,000, इधर आ रहा है 40,000। बताना जरा पेबैक कितना होगा दोनों का। हर साल का कैश इनफ्लो 20,000, तो पेबैक कितना हो गया? 5 ईयर्स। इधर कितना पेबैक हो जाएगा? 2.5 ईयर्स। बताओ दोनों में से अच्छा कौन सा है? बताओ दोनों में से अच्छा कौन सा है? दोनों में से अच्छा वो है जिसकी कॉस्ट पहले रिकवर हो जाए। पेबैक मेथड क्या बोलता है? आपके हिसाब से भी क्या है बताओ? 2.5 ईयर वाला अच्छा है या 5 ईयर वाला अच्छा है? सर जिसकी कॉस्ट जल्दी रिकवर हो जाएगी उतना अच्छा है, ठीक है। तो पेबैक में हम डिसीजन कैसे लेते हैं? पेबैक में हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि जिसका पेबैक कम होता है वो अच्छा है। पता है अपने घर में भी हम कई बार है ना इस तरीके से बातें करते हैं कि असेट कितने सालों में फ्री हो जाएगी। वो फ्री होने का मतलब क्या होता है? वो डिस्कस कर रहे होते हैं घर वाले पेबैक पीरियड के बारे में। हमारे फैमिली के अंदर भी कई बार डिस्कशन होता है इस तरीके से कि आपने भी देखा होगा कई बार है ना कि असेट खरीद रहे हैं, हर साल इतना फायदा होगा, तो इतने साल में तो असेट फ्री हो जाएगी। तो फ्री होने का मतलब क्या है? वो पेबैक डिस्कस कर रहे होते हैं। अब वो कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह वो सब कंसिडर नहीं करते, वो सिंपल केवल सिंप्लिसिटी की बात करते हैं। तो सिंपल है वो, ठीक है, आराम से। और जितना पेबैक कम होगा उतना अच्छा। तो इसका डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? डिसीजन क्राइटेरिया यही है कि शॉर्टर वाला पेबैक अच्छा, ठीक है, 2.5 ईयर्स। अच्छा, इसका फायदा क्या है? और देखो शॉर्टर, अगर जिस प्रोजेक्ट का पीरियड मतलब पेबैक शॉर्टर होगा तो उसमें रिस्क कम होगी। आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? इस क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए और बी में से ज्यादा रिस्की कौन सा है बताओ? प्रोजेक्ट ए ज्यादा रिस्की है। क्यों? आपको ये बात समझ में आती होगी कि हम प्रिडिक्शन या फॉरकास्टिंग कौन से कैश फ्लो की अच्छी कर सकते हैं। वो कैश फ्लो जो बहुत दूर है या वो कैश फ्लो जो नजदीक है? बताओ हम फॉरकास्टिंग या प्रेडिक्शंस जो है वो किसकी अच्छी कर सकते हैं? सर जो कैश फ्लो नजदीक है उसकी अच्छी हो सकती है, क्योंकि हम वो हमारे बिल्कुल नियर फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन अगर हमें 10 साल बाद का पूछा जाए तो हम थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएंगे वहां पे ना, या फिर फॉरकास्टिंग शायद गलत हो सकती है, गलत होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे असेट की लाइफ बढ़ती रहती है
तो जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हम प्रेडिक्ट करते हैं ना, उसमें फॉरकास्टिंग के गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हाँ पास के कैश फ्लोज गलत होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट की लाइफ बढ़ती जाती है, उसका पेबैक बढ़ता रहता है, तो फिर उस केस में क्या होता है कि रिस्क बढ़ता रहता है। लिक्विडिटी, अब देखो सोचो 2.5 साल में अगर आपके 1 लाख रिकवर हो जाएंगे, इसका यही तो मतलब है कि आपने 40,000 हर साल मिलेगा, तो 2.5 ईयर्स में आपके 1 लाख रिकवर हो जाएंगे। तो 1 लाख रिकवर हो जाएंगे तो कितनी अच्छी बात है, लिक्विडिटी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से पैसा मिल जाएगा तो कंपनी की ग्रोथ में भी काम आएगा वो पैसा। टेक्नोलॉजी चेंजेस से कितना ज़्यादा कंपेटेबल है। अब सोचो, अब आप 2 कंप्यूटर खरीदने का सोच रहे हो, और कंप्यूटर में खैर कैश इनफ्लो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन सेविंग्स हो जाएगी आपकी कुछ ना कुछ, है ना, लेबर वगैरह चली जाएंगी तो सेविंग्स हो जाएगी। भाई देखो, हमेशा असेट जब खरीदते हैं तो वो 2 चीज़ सोच के खरीदते हैं, या तो डायरेक्टली कुछ पैसा मिलेगा उस असेट से, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, उससे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उससे पैसा मिलेगा, या फिर हम ये सोचते हैं कि जो कोई पैसा जा रहा है उससे सेव हो जाएगा पैसा। लाइक हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो सोचते हैं कि यार चलो 10 एम्प्लॉय रख रखे थे, अब 10 की जगह 1 कंप्यूटर आने की वजह से 4 एम्प्लॉय को निकाल देंगे बाहर, तो सेविंग्स हो जाएगी। ठीक है, तो सेविंग्स भी तो फायदा है ना, क्लियर क्या। अब आप सोचो, एक में सेविंग हो रही है 20,000 की हर साल, एक में सेविंग हो रही है 40,000 की। ठीक है, तो 2.5 ईयर्स में ही मतलब असेट एक तरीके से फ्री हो गई हमारी। तो आपको पता है कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी जल्दी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जितना कम पेबैक उतना अच्छा, समझ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस के हिसाब से भी पेबैक पीरियड क्या है, कंपेटेबल है। क्लियर, आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर, एमएनसीज के अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनको 2-3 साल में वो बदल देते हैं। ठीक है, और फिर मार्केट में वो बिकते भी हैं बाद में, कई लोग उसको उसी को यूज्ड लैपटॉप्स जो होते हैं कंप्यूटर्स के कंपनीज के, उनको बेचने का काम भी करते हैं, हालांकि वो सब अलग चीज़ है। ठीक है, तो प्राइमा फेशी बात करें, प्राइमा फेशी पहली नज़र में पेबैक पीरियड जो है वो किसी प्रोजेक्ट का जो वाइबिलिटी है वो बता देता है कि भाई ये फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदायक होगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हालांकि बहुत ज़्यादा सही डिसीजन नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही डिसीजन तभी आ पाएगा जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करेंगे, और वो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। अब देखो, मैं आपको पेबैक का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताता हूं। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है, एक ए और बी। ठीक है, अब आप देखना, आपको लगेगा हाँ सर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये कैश इनफ्लो है, एनुअल कैश इनफ्लो, मतलब सीफेट, लास्ट वाला प्रॉफिट है ना। फर्स्ट ईयर में 1 लाख रिकवर हुए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कुछ भी नहीं हुआ। पांच साल की लाइफ है, बताओ प्रोजेक्ट ए का पेबैक और बी का पेबैक कितना आएगा। सर प्रोजेक्ट ए का पेबैक कॉस्ट 1 लाख है, फर्स्ट ईयर में जो कैश इनफ्लो हो रहा है वो 1 लाख हो रहा है, तो प्रोजेक्ट ए का पेबैक कितना आया, 1 ईयर। ठीक है, प्रोजेक्ट बी का पेबैक कितना आया बताओ, 1 लाख कब रिकवर हुए, 3 ईयर्स में, तो प्रोजेक्ट बी का पेबैक कितना आया, 3 ईयर्स। पेबैक मेथड के हिसाब से दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, ए या बी। सर ए अच्छा है, क्यों, क्योंकि जिसका पेबैक कम होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, पेबैक मेथड ये कहता है। ठीक है, पेबैक मेथड का डिसीजन क्राइटेरिया क्या है, जिसका पेबैक कम होगा वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपने पेबैक मेथड नहीं पढ़ा होता तो आप क्या बोलते, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है, ए या बी। देखो बी से टोटल फायदा देखो बाद में भी मिल रहा है, कितना, 2 लाख और मिलेगा, तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल बी प्रोजेक्ट से टोटल फायदा कितना मिल रहा है, 3 लाख का, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और ए से कितना फायदा मिल रहा है, 1 लाख का। तो बताओ
अगर एज अ रेशनल पर्सन, एज अ समझदार पर्सन, अगर आपने पेबैक मेथड नहीं पढ़ रखा होता तो आप दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते? ऑब्वियसली बी एक्सेप्ट करते। लेकिन अभी ए क्यों बोल रहा है पेबैक पीरियड, बता सकते हो? पेबैक मेथड के हिसाब से हमारा 1 ईयर क्यों आंसर आया? क्योंकि पेबैक पीरियड है ना, सुन लेना, देखो पेबैक पीरियड की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पेबैक पोस्ट पेबैक कैश इनफ्लोस कंसीडर नहीं करता। पोस्ट पेबैक मतलब कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो कैश इनफ्लो होंगे, पेबैक मेथड उसको कंसीडर नहीं करता है। एक तो क्या हमने पढ़ा था पेबैक का शॉर्टकमिंग, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करता, वो तो है ही ड्रॉबैक। दूसरा उससे भी बढ़िया ड्रॉबैक क्या है, दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि वो आफ्टर पेबैक के जो कैश इनफ्लोज होते हैं उनको कंसीडर नहीं करता। जैसे देखो यहाँ पे बी है, प्रोजेक्ट बी, ये 1 लाख तो कंसीडर ही नहीं हो रहा पेबैक के थ्रू, पेबैक तो इन दोनों को कंसीडर ही नहीं कर रहा। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए पेबैक मेथड थोड़ा सा दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये इग्नोर कर देता है वो रिटर्न्स जो आफ्टर पेबैक पीरियड मिलेंगे। क्लियर क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में लास्ट में किया ही था, ये भी किया था। चलो अब ये वाला आंसर बताओ। अब आप वीडियो पॉज करके सोचो क्या आंसर होगा। क्या एडवांटेज है पेबैक पीरियड का? क्या ये टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो को कंसीडर करता है? नहीं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो इग्नोर कर देता है ये। अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज करता है ये? बिल्कुल नहीं, ये तो कैश फ्लो यूज करता है, तो ये भी गलत है। एडवांटेज पूछ रहा है ये। ठीक है, इट टेक अकाउंट ऑफ द कैश फ्लो आफ्टर द एंड ऑफ द पेबैक पीरियड, अभी तो पढ़ा था अपन ने, नहीं लेता। पेबैक पीरियड के बाद के जो कैश इनफ्लो है उसको तो ये कंसीडर ही नहीं करता। It can be used as a screening device as a first stage in eliminating obviously inappropriate project prior to more detailed evaluation। ये सही है। क्या बोल रहा है? बिना डिटेल में जाने से पहले पेबैक प्राइमा फेसी ये बता देता है कि मोटा मोटी ये बात बता देता है कि हाँ शायद ये प्रोजेक्ट सही होगा, बिना डिटेल में जाए हुए। डिटेल में जाने के बाद तो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह ये सब कंसीडर करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। आसान क्वेश्चन है ये। चलो ये क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ध्यान रखना, बहुत बच्चे जो है ना एग्जाम में 49 48 मार्क्स लेके आते हैं पेपर्स के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते और उनके 0 मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हैं, सारे क्लियर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पढ़ते समय कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, और वो मिस्टेक जो है इस वजह से एग्ज़ाम के क्वेश्चंस, एग्ज़ाम के दिन जो पेपर होता है उस दिन, उस वजह से ये स्कोर आता है। ठीक है, चलो बताओ कौन सा है नॉट ट्रू पूछ रहा है। द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक अकाउंट ऑफ द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्ट। बताओ ये सही है गलत है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है और यही इसका आंसर है। मैंने आपको बताया था जब हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा था कि कितनी लाइफ है वो मैटर नहीं करता, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो कभी कंसिडर नहीं करता। ध्यान है क्या या भूल गए? देखो जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला था? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो एक असेट है उसकी कॉस्ट है 1 लाख। ठीक है, तो 2 प्रोजेक्ट है, दोनों की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। EBIT दे रखा है, या आप ये कह लो क्योंकि इंटरेस्ट तो कंसिडर करते नहीं है, EBT दे रखा है हमें डायरेक्टली।
ये 20,000 10 ईयर्स तक मिलेंगे हर साल, और प्रोजेक्ट ए में जो है 50,000 केवल 2 ईयर्स तक मिलेंगे, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा, ईबीटी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निकाल रहे हैं तो 50,000 अपॉन 1 लाख। प्रोजेक्ट ए का कितना आया भाई 50%। प्रोजेक्ट बी का परसेंटेज कितना आएगा 20,000, क्योंकि एवरेज करते हैं ना एवरेज, तो 50,000 2 साल तो उसका एवरेज तो सेम ही आएगा। ऐसे ही 20,000 10 साल मिलेगा तो डिवाइड बाय 10 ही करोगे तो इसका एवरेज भी 20,000 आएगा अपॉन 1 लाख इंटू 100 तो 20%। अब आप देखो वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी वही गलती कर रहा है जैसा पे बैक कर रहा था। कैसे कि देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से प्रोजेक्ट ए में रिटर्न ऑन कितना आया है 50%, बी में कितना आया है 20%। तो रिटर्न ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, वही तो सेलेक्ट करोगे ना। रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे पे बैक में पे बैक जिसका कम होता है वो सेलेक्ट करते हैं, लेकिन रिटर्न परसेंटेज ज़्यादा है उतना अच्छा, तो रिटर्न ए का अच्छा। लेकिन ए की लाइफ कितनी है 2 साल, बी की लाइफ कितनी है 10 साल। इधर एक तरीके से 150 1 लाख, बस केवल 1 लाख मिलेगा, इधर 2 लाख मिलेगा टोटल। टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं कर रहा मैं अभी, है ना। तो ज़्यादा बेटर अगर रियल में देखा जाए तो बी है, ठीक है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बोलता है कि भैया रिटर्न जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छा है, तो ए ज़्यादा अच्छा है। तो ये लाइफ कंसिडर नहीं करता ना, यही तो दिक्कत है। तो ये बोल रहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लाइफ कंसिडर करता है, नहीं करता भाई, नहीं करता। फोकस ऑन अर्ली पेबैक पीरियड कैन इनहेंस लिक्विडिटी, ये तो सही बात है, ट्रू, हमने पढ़ा था कि जितना जल्दी पैसा मिल जाएगा उतना ज़्यादा लिक्विडिटी अच्छी रहेगी। इन्वेस्टमेंट रिस्क इज इंक्रीज इफ द पेबैक इज लॉन्गर, मैंने ये भी डिस्कस किया था आपको कि अगर पेबैक पीरियड किसी एसेट का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि हम प्रिडिक्शंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शॉर्टर टर्म फोरकास्ट आर लाइकली टू बी मोर रिलायबल, ये बात भी सही है कि भाई जितना शॉर्ट में फोरकास्ट करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा रिलायबल होने के चांस हैं। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन पहला फॉल्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, आपसे क्या पूछ रहा है वो जरूर देखें। अब ये क्वेश्चन देखो जरा, आपको करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एकॉन PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 1,10,400. इट विल बी ऑपरेटेड फॉर 4 years, आफ्टर विच टाइम इट विल बी सोल्ड फॉर एस्टिमेटेड 9,600, ठीक है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी 9,600 4 साल बाद की। डेप्रिशन स्ट्रेट लाइन मेथड पे लगाना है, स्ट्रेट लाइन पॉलिसी है, मतलब हर साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम EBIT भी बोलते हैं, और EBIT यहाँ पे क्या हो जाता है EBT, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है। तो ये आपको क्या दे रखा है, अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है एक तरीके से। तो जब हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तब तो ये प्रॉफिट सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, कैश फ्लो, मतलब पेबैक में हमें क्या चाहिए होता है, कैश फ्लो, ठीक है। तो अब बताओ मुझे EBT से अगर कैश फ्लो पहुंचना है, ठीक है, देख लो दोबारा अगर भूल गए हो तो। वैसे तो कुछ रटने वाला था नहीं, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट को याद कर रहा है, वैसे तो बहुत गलत बात है याद कर रहे हो तो, लेकिन फिर भी EBT है, EBT से अगर कैश फ्लो पहुंचना है तो टैक्स माइनस कर देंगे और डेप्रिशन प्लस कर देंगे। तो टैक्स दे नहीं रखा होगा क्वेश्चन में, तो आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, डेप को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आप पे बैक निकाल पाओगे, ठीक है। अब ये देखो कभी भी रटने की जरूरत नहीं होती है ना, पता नहीं स्टूडेंट क्यों इसको याद करने बैठ जाते हैं, मेरे को समझ भी नहीं आता, ठीक है। बट कभी भी याद करने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत ही रहेगा हमेशा। इसको कॉन्सेप्ट लगा के समझो। चलो अब आप बताओ, क्वेश्चन बोल रहा है पेबैक पीरियड निकालना है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बोला भी है एवरेज एनुअल प्रॉफिट यूज करना है, वो तो एवरेज एनुअल ही करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में तो अपन, और एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्योंकि ये
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए तो परफेक्ट प्रॉफिट है, तो अपन पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, तो ये ईबीटी है ऑलरेडी जो हमें चाहिए। तो पहले इनका एवरेज कर लें। कैलकुलेटर आपको बिल्कुल लेके बैठना है अपने साथ, है ना, ठीक है। बस आप ये करो कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ते समय, आप मेरे साथ साथ कॉपी के अंदर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, नोट्स मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप जब भी क्वेश्चन को मतलब किसी भी टॉपिक को रिवाइज करना है तो आप पीपीटी से रिवाइज करने की कोशिश करिए, जल्दी आसान रिवाइज हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि पीपीटी के अंदर मैंने थोड़ा एडिशनल बातें भी लिख रखी होती है बुक से ज़्यादा, ठीक है, और थोड़ा क्लियर कलर्ड फॉर्म में होता है, तो आपको अच्छा लगेगा। बुक बार बार बुक तो खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो इन सबका एवरेज करो, 39,600 प्लस 19,600 प्लस 22,400 प्लस डिवाइड बाई 4, 28,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करो। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं सर, क्वेश्चन में बोला है, देखो जरा नीचे पढ़ो ढंग से, ठीक है। जो क्वेश्चन बोलेगा वो हम करेंगे। तो आ जाएगा 47.5, ठीक है। तो आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये आ रहा है और इसमें ये आ रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आंसर ए या सी में से एक है, ठीक है सर। मैं मिटा देता हूँ उसको। हाँ, अब हम क्या निकालते हैं, कैश इनफ्लोज निकालते हैं। कैश इनफ्लो के लिए मुझे डेप्रिसिएशन इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, 110,400 की एसेट की कॉस्ट है माइनस 9600 स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 4, तो हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 25,200 ऐड कर दो। इसमें अलग अलग करके ही दिखाना पड़ेगा, प्लस 25,200, ठीक है। 22,400 प्लस 25,200 मतलब 47,600, 32,400 प्लस 25,200 57,600 कैश इनफ्लो या सीफेट जो हमें पेबैक के लिए चाहिए होता है। अब आप इधर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का कॉलम बना सकते हो अलग से, 64,800 प्लस 44,400, तो ये 64,800 तो एज इट इज हो जाएगा 1,09,200। असेट की कॉस्ट ध्यान रखना कितनी है, 110,400 है ना, प्लस 47,600 156,800। अगर कोई बिल्कुल ध्यान दे रहा है स्टूडेंट तो वो इस प्रोसेस पर रुक जाएगा, अब वो इसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा फोर्थ ईयर को, वो बोलेगा 2 से 3 साल के बीच में आंसर है, क्योंकि कॉस्ट 110,400 है। बट फिर भी मैं पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर 2 से 3 के बीच में है। अगर आप देखोगे तो मुझे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि देखो 2 से 3 के बीच में आंसर है ना, तो 3.89 तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बट इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर लेते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 साल बाद 1,09,200 रिकवर हो जाएंगे। 110,400 चाहिए, 110,400 चाहिए, उसमें से 1,09,200 रिकवर हो जाएंगे, तो 1,200 बाकी रहेंगे। 1,200 कब रिकवर होंगे, वो रिकवर होंगे थर्ड ईयर में, 47,600। तो आ जाएगा 2.02 है ना, ठीक है। तो 2 ईयर्स तो मिनिमम लग ही रहे थे, तो 2.025 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आप सॉल्यूशन देखो मैंने आपको दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये जो बेसिक वाला चैप्टर है ये पूरा करा हमने, ठीक है। बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें 3 क्लासेस बनाई। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप ऑलरेडी कभी ना कभी अपने अकाउंट्स एफआर में पढ़ चुके होंगे, और पेबैक पीरियड हो सकता है कई लोगों के लिए नया हो, जिन लोगों ने एग्जाम्शंस ले रखी है F6 तक, ठीक है। बट पेबैक पीरियड भी बहुत सिंपल मेथड होता है, जैसा कि सब जानते हैं। असली जो मेथड चालू होगा वो नेक्स्ट क्लास से चालू होगा, जब हम
प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट बीच में लेके आएंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है, थैंक यू।